Good morning, students. How are you today? I hope all of you are staying at home and are safe. And now we are going to discuss our next topic, that is process of delegation of authority. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने किया था कि लाइक अथॉरिटीज़ को देना, साथ में उनकी ड्यूटीज़ फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। तो जब हम ये करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी पर्सन को, एक सीनियर एक जूनियर को एक क्या देता है, जॉब देता है जो उसने परफॉर्म करनी है, और उसके परफॉर्मेंस के लिए कि ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली कर सके, साथ में वो रिक्वायर्ड अथॉरिटी भी देता है, राइट। तो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं, वाइल असाइनिंग जॉब, एक सबऑर्डिनेट को साथ में अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ दी जाती हैं। और जब उसको जॉब दी जाती है तो उसकी कैपेबिलिटी और स्किल्स को हमेशा माइंड में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक फाइनेंस मैनेजर को सिर्फ वही जॉब्स दी जाएंगी जो फाइनेंस से रिलेटेड ही हों। और ये हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट टास्क अपने पास रख ले और उसका जो रूटीन नेचर का वर्क हो वो फर्दर अपने जूनियर्स यानी कि सबऑर्डिनेट से फर्दर करवा ले, राइट। तो फर्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑफ वर्क। सेकंड, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी मीनिंग ये है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो सबऑर्डिनेट को, तो खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मीनिंगलेस है। उसके साथ साथ उसको पूरी करने के लिए रिक्वायर्ड अथॉरिटी देनी ज़रूरी है। जैसे मैं ये कहूँ, एक चीफ मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जब भी मटेरियल ख़त्म हो, परचेज करना है और प्रोडक्शन प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलनी चाहिए। तो इसका मतलब उसने साथ में अथॉरिटी भी दी और साथ में ड्यूटी भी दी, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉन्टीन्यूस हो चले, और साथ में उसकी अथॉरिटी है कि जब भी उसको रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए वो ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। द लास्ट स्टेप जो कि डेलीगेशन की प्रोसेस में है, वो ये है कि आप जब भी वर्क परफॉर्म करोगे, हम वर्क परफॉर्म करने के बाद किसने किसको रिपोर्ट करना है। अब जो अथॉरिटी डेलीगेट करेगा, रिपोर्ट तो हमने उसी को ही करना है, और जिसको जॉब असाइन की गई है लास्ट आंसर उसी का ही होता है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जस्टिफिकेशन देना है अपने सुपीरियर को अपने वर्क परफॉर्मेंस के लिए। दीज आर 3 स्टेप्स फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो स्टूडेंट्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जनरली मैं ये कहूँ, एक बिजनेस को अगर हमें सक्सेस की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए डेलीगेशन ज़रूरी है। तो ऑल ओवर अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस देखूँ, एडवांटेज देखूँ क्या होंगी। सबसे पहला है मैनेजमेंट करना अफेक्टिव हो जाता है, यानी कि अच्छे से आप कर पाते हो, क्योंकि जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स होंगे उन्होंने रूटीन नेचर के वर्क को करने की ड्यूटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस के जो सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट इश्यूज होंगे उन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, राइट। इसी तरह से एम्प्लॉय डेवलपमेंट नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मीन्स ये है कि डेलीगेशन की प्रोसेस में जब हम एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देंगे सबऑर्डिनेट्स को, तो अथॉरिटीज़ के साथ उनको डिसीज़न लेने की पावर दे देते हैं, और वो डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह के डिसीजंस लेते हैं, जिससे होगा क्या, वो फ्यूचर के लिए एक अच्छे मैनेजर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनको डिफरेंट सिचुएशन में डिसीजन लेने आ गए। इसके बाद नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटीज़ भी जाती हैं, तो इसकी वजह से उनको डिसीजन पावर मिलती है। जब उनको ये पावर मिलती है तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने आप को और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग ये है कि आप उसकी पर्सनल स्किल को भी डेवलप करोगे,
जिससे वो पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा। ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। लाइक आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ एबल एम्प्लॉयज़ हमारे पास बढ़ जाएंगे, जिनमें डिसीजन लेने की पावर्स अच्छी होंगी, तो उससे बिजनेस के ग्रोथ के, मॉडर्नाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ग्रोथ इन सेंस आप ये कह सकते हो बिजनेस अपनी ब्रांच को बढ़ा दे, बिजनेस अपने प्रोडक्ट लाइन में एक और प्रोडक्ट को ऐड कर दे, कुछ भी हो सकता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्ची, इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट के अपने सभी लेवल्स पे सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे जब वो एक दूसरे को अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करेंगे। तो अथॉरिटीज़ आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, लाइक ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से उनके रिलेशनशिप डेवलप होंगे और उनमें एक बॉन्डिंग हो जाएगी आपस में, जिससे बिजनेस को इम्पैक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। वो कैसे? अगर एम्प्लॉयज़ को क्लैरिफाई होगी कि उनकी पावर्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और किसको उन्होंने काम करने के बाद रिपोर्ट करना है, तो उस केस में एक क्लियर पिक्चर डिफाइन हो जाएगी सभी जॉब्स की, जो कि वेरियस लेवल पे होनी है, और सभी लेवल्स पे आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना आसान हो जाएगा। किसी भी एक्टिविटी के छूटने के चांस कम होंगे और किसी भी एक्टिविटी की डुप्लीकेसी होने के चांस भी कम होंगे, राइट। सो दीज आर द एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन को सिंपली हम ये कहेंगे कि ये एक्सपेंडेड वर्जन है किसका? डेलीगेशन का। अब ये है क्या चीज़, मैं पहले आपको सिंपली के एग्जांपल से बता रही हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि एक मैनेजर ने अपने नियर बाय सबऑर्डिनेट को ये अथॉरिटी दी कि, और वो नियर बाय सबऑर्डिनेट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर हो। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर। चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को ये अथॉरिटी दी कि उसके पास उसको 10,000 से कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है। तो उसने उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जो 10,000 से कम सैलरी वाले थे, जो उसके डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड थे। तो ये पर्टिकुलर किसी एक सीनियर ने अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी, तो ये डेलीगेशन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ चीफ मैनेजर ने हर एक डिपार्टमेंटल हेड को अथॉरिटी दे दी कि अपने में रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अपॉइंट करना है या रिक्रूट करना है, तो इसका मतलब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो गया थ्रू आउट। तो इस केस में ये क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि आप ये कह सकते हो अगर पर्टिकुलर एक किसी पार्ट पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है तो वो डेलीगेशन है, लेकिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ही अगर अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो क्या होगा? वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़। और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट करती है एज ए रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही आपने उस अथॉरिटीज़ को डिवाइड कर दिया, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन में सब पावर्स को सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और अगर सेंट्रलाइज्ड की बात करें तो इसका मतलब सारी पावर्स आपने अपने पास रखी हुई हैं, लिमिटेड, राइट। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स की। फीचर्स में इसका सबसे पहला फीचर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ही बताया कि ये एक्सपेंडेड वर्जन है किसका? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कर देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है, राइट। एंड इसके अलावा इसकी वजह से सबऑर्डिनेट्स को ये फील होता है कि उनकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ गई। एंड इट इज आल्सो प्रोसेस इन विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल।
पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है। और सीनियर्स का वर्कलोड जो है वो पहले से कम हो जाता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द डिसीजन पावर्स जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, राइट। आफ्टर दैट डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं से ही लिए जाते हैं जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से बेटर चांसेस होंगे उनकी परफॉर्मेंस के इम्प्रूव होने के, क्योंकि उनको ये लगेगा कि डिसीजन उन्होंने ही लिए हैं, उनकी थॉट और उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिए हैं, तो वो उनको बेटर वे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। आफ्टर दैट along with the अथॉरिटी, अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो साथ में, तो लास्ट में आंसरेबल भी वही होगा, यानी कि आंसरेबिलिटी भी फिक्स हो जाएगी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस, राइट। मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डेलीगेशन सिंगल लेवल पे हो रहा है अथॉरिटी का, डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी इम्पोर्टेंस है, सो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे पहला इम्पोर्टेंस है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मीनिंग ये है कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी सबऑर्डिनेट को अप्रूवल लेने की, जो उनको अथॉरिटीज पहले दे दी गई हैं, उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन के मिस आउट होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसकी वजह से वो जल्दी ही डिसीजन ले पाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मीन्स ये कि जो एम्प्लॉइज लाइक अथॉरिटीज डेलीगेट की गई हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे लिए न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से नए अच्छे एम्प्लॉय लाइक आगे कह सकते हो रेडी हो जाते हैं हमारे लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। हमारे लिए फ्यूचर के लिए नए मैनेजर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जिनको हमने डिसीजन पावर दी वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और क्वालिफाइड मैन जो है ये क्या करती है, कोशिश करती है नए नए चैलेंज फेस करने की। तो इसकी वजह से हमारे पास फ्यूचर के लिए नए मैनेजर जनरेट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का रिलीफ हो जाता है थोड़ा बहुत इससे, क्यों, क्योंकि डिसीजंस जो है आपने डेलीगेट कर दे सबऑर्डिनेट्स को। एज ए रिजल्ट टॉप मैनेजमेंट जो होगा वो डे रूटीन के अफेयर्स डीलिंग से बच जाएगा और अपना वैल्यूएबल टाइम जो है बिजनेस को एक्सपेंशन में यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नेक्स्ट हमारी एडवांटेज वही है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन में आप सबऑर्डिनेट्स को पूरी फ्रीडम देते हो डिसीजन लेने की, और वो उनके माइंड में भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज हो जाती है, और वो एफर्ट्स करते हैं अपने रिजल्ट को बेटर लाने की, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस की थिंकिंग भी आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हर कोई ट्राई करेगा अपने आप को बेटर परफॉर्म करने की, तो ऑल ओवर बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। एंड नेक्स्ट एडवांटेज इज बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है वर्क परफॉर्मेंस को अप लाने की और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में, और हर एक डिपार्टमेंट ने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना कंट्रीब्यूट किया, वी कैन फाइंड आउट दैट। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो अपनी एफिशिएंसी से बेटर वर्क परफॉर्म कर रहा है और कौन सा लो परफॉर्म कर रहा है। तो फ्यूचर में उनके बारे में अगर हमने कोई डिसीजंस लेने हैं या कोई पॉलिसी बनानी है जिससे कि वो दोबारा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, तो हम कर सकते हैं। एंड दैट इज अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स ये है कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, बहुत सारी पावर्स दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हो, तो उस केस में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज़ जो है कंपैरेटिवली फास्ट होगा, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी ट्रांसफ़र होंगी उतना ही बिजनेस में डिसीजंस लेना भी फास्ट हो जाएगा।
सो अफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी ऑल ओवर जो है एडवांटेज बिजनेस को मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है, डेलीगेशन अथॉरिटी का ट्रांसफ़र है एक सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट को. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते तो हैं, लेकिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, ना कि एक सबऑर्डिनेट को किया जाता है. इसके अलावा डेलीगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप ये कह सकते हो इमीडिएट सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है. लेकिन जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जहाँ पर टॉप मैनेजर ऑल ओवर कंट्रोल करते हैं और ऑपरेटिंग कंट्रोल जो है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट के हाथ में रहता है. यानी कि डे रूटीन के जो वर्क होते हैं उनका कंट्रोल सबऑर्डिनेट पे है. सिर्फ मेजर डिसीजंस हैं उनके लिए जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो डिसेंट्रलाइजेशन में किसके पास रहती है? हायर टॉप लेवल पे. इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना कंपलसरी है हर एक बिजनेस के लिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करना कंपलसरी नहीं है. यह डिपेंड करेगा कि बिजनेस की थिंकिंग क्या है, बिजनेस कितना अपने सबऑर्डिनेट्स पे बिलीव करता है, राइट? तो इसलिए इसके डिफरेंस में लिखा हुआ है इट मस्ट बी फॉर मैनेजमेंट एंड की टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डेलीगेशन. और डिसेंट्रलाइजेशन के केस में लिखा गया इट इज ऑप्शनल, राइट? इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ऑल ओवर जो पर्पस होता है उसका पर्पस क्या होता है? एक ऑफिसर अपना वर्कलोड कम करना चाहता है तो डेलीगेशन बोला जाएगा. और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पर्पस होता है अथॉरिटीज़ का एक्सपेंशन करना और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज़ का एक्सपेंशन किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, these are the difference between centralization and delegation. And as you know, online live classes are going on. Please students, continue to that class in which we will discuss the case studies which I will share with you, and I will discuss with you only on live class, not in the tutorial. And in live class you can ask the question and I will answer you. उसमें साथ साथ आपकी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी. प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन दैट क्लास, दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच.